तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेगुलेशन बी अरेंज एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन आर एंड ई। अच्छा, लास्ट टर्न पे बात करी थी कि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक रेशियो होता है। तो इस चीज को यहां समझना अच्छे से। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे, ध्यान से देखो सभी लोग। एक रेगुलर मेथड, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, रेगुलेशन में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या कुछ रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन आर एंड ई। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसके जो केसेस होंगे वो फेवरेबल केसेस होंगे। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है? फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं यहां पे। साथ में करो और बात को बहुत ध्यान समझना। आंसर लाने के चक्कर में मत रहो, समझने पे पूरा फोकस करो। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि आर और ई के बीच में 4 लेटर्स हो। अच्छा, आर और ई को तुम पर्सन मान लो और ये 11 चेयर्स मान लो। इमेजिन करो, सोचो इसके बारे में। 11 चेयर में 11 लोग अरेंज हो सकते हैं। हमें ऐसा केसेस बनाने हैं, या ऐसे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आर और ई के बीच में 4 लोग हैं। इमेजिन कर रहे हो सिचुएशन, पहली सीट पे आर बैठ गया, 5वीं सीट पे ई बैठ गया, आर और ई, और बीच में 4 लोग आ गए। या दूसरी पे आर बैठ गया, 6ठी पे ई बैठ गया, बीच में 4 लोग आ गए, बाकी जो सीट बची उसमें बाकी लोग आ गए। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं। कितने लेटर्स हैं? 11, सारे डिफरेंट हैं, तो 11 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। क्या इस बात पे एग्री हो? ये सारे कैसे अरेंज हो गए? 11 फैक्टोरियल से। अब हमें क्या चाहिए? आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। बहुत ध्यान से देखना। टोटल कितने कंज्यूम हो गए? 6 लेटर्स कंज्यूम हो गए। बचे कितने? 5। 1 2 3 4 5। आर और ई के बीच में 4 लेटर्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि आर और ई के बीच में कौन से 4? क्या पूछेंगे? आर और ई के बीच में कौन से 4 लेटर्स होने चाहिए? तो यार टोटल कितने थे? 11, उसमें से आर और ई हटा दो, कितने बचे? 9। 9 में से 4 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फेवरेबल केस लिखने वाले हैं। 9 में से 4 सेलेक्ट कर लेते हैं लेटर्स, और आर और ई के बीच में अरेंज कर देते हैं। लेट से वो टी आया, एस आया, यू आया, जी आया, लेट से एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। तो क्या ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है? आर और ई के बीच में कितने लेटर्स हो सकते हैं? तो हमने 9C4 से सेलेक्ट कर लिए और उसके बीच में रख दिए। अब ये टोटल कितने लेटर्स हो गए? 8। अब इन 6 लेटर्स को एक लेटर मान लो। 6 लेटर्स को क्या मान लो? एक लेटर मान लो। ये जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। 6 लेटर ये एक हो गया, और बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5। टोटल कितने लेटर्स हो गए? 6। 6 लेटर्स 6 प्लेस पे 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। अच्छा, ये चारों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। चारों आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल से। और ये आर और ई के बीच में होने चाहिए, तो पहले प्लेस पे ई भी आ सकता है और यहां पे आर आ सकता है। तो आर और ई इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन दो तरह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 9C4 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल। जरा सिंप्लीफाई करो उसको और मेथड समझने की कोशिश करो। 49। चलो, अब इसके आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ध्यान से इन्वॉल्व होकर सुनने वाली बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें।
प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, प्रीवियस क्लास में भी ये चीज डिस्कस करी थी हमने। प्रोबेबिलिटी क्या है? रेशियो है फेवरेबल केस का और सैंपल स्पेस का। अब बात को ध्यान से सुनो, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 6/55। अब इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे और ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोग बस क्वेश्चन के आंसर पे फोकस करते हो, आंसर आ जाए किसी तरह से तो वो एग्जाम में करना। अभी पूरी तरह से फोकस करो क्या हो रहा है प्रॉब्लम में। यहां प्रॉब्लम में ये हो रहा है 11 के 11 लेटर्स का अरेंजमेंट हमने सैंपल स्पेस में करा है। हमारे पास एक 11 पर्सन थे। इमेजिन करो तुमने एक पार्टी दी और 11 गेस्ट बुलाए, सबका ध्यान रखा, 11 के 11 फैक्टोरियल, 11 से 11 सबको अरेंज करा 11 फैक्टोरियल से। फिर हमने आर और ई के बीच में किसको बैठालना है उसको सेलेक्ट करा, 9C4 से सबको मौका दिया, 9C4 से सबको मौका मिलेगा। उसके बीच में आए, ये भी अरेंज हुए, ये बाकी 5 भी अरेंज हुए। मतलब इस मेथड में हमने 11 के 11 सब पे फोकस करा है, सबको अरेंज करा है सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केस में भी। अब देखो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, इसकी क्या अच्छी बात है। अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरा मेथड, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस बात पे फोकस करो। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आर और ई के बीच में 4 लोग आए, 4 लेटर मतलब 4 लोग आए। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस थीम को लेके हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं वही थीम तुम्हारी फेवरेबल केस में भी होनी चाहिए। कई बार थीम बदल जाती है, कुछ और सोच के हमने सैंपल स्पेस बना लिया और कुछ और सोच के फेवरेबल केस बना लिए, तो ऑब्वियसली डिवाइड करोगे रेशियो गलत आएगा। जिन सारी बातों का ध्यान तुमने सैंपल स्पेस में रखा है उन सारी बातों का ध्यान तुम्हें फेवरेबल केस में भी रखना होगा। थीम बिल्कुल मैच करनी चाहिए। हैफजर्ड वे में पैनिक करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। अगर नया क्वेश्चन आए तो समय देना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। और बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस कर लेते हो। 100 200 300 400 क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप फ्लुएंसी आ जाती है। तो अब ये डिस्कशन ध्यान से सुनो। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी जरा बताओ। आर और ई के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। यहां मेरे सामने हमने 11 गेस्ट बुलाए पार्टी में, 11 चेयर लगी हुई हैं, उसमें से 2 लोग हैं आर और ई। समझ रहे हो, पहली बात तो हम यही पढ़ेंगे किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आर और ई के बीच में 4 लेटर्स, 4 लोग आने चाहिए या 4 लेटर्स आने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे दिमाग में चल रहा है, सैंपल स्पेस ये होना चाहिए कि आर और ई के बीच में कितने भी लेटर्स आ सकते हैं। आर और ई अगल बगल भी हो सकते हैं, आर और ई एक के गैप में भी आ सकते हैं, बीच में एक आदमी आ जाए, 3 आ जाए, लास्ट में आ जाए, पहले और 11वें पोजीशन पे आर और ई आ जाए। तो समझ रहे हो मेरी बात को। क्या मेरी बात है कि फेवरेबल केस क्या है कि आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। हम सैंपल स्पेस कैसे सोच रहे हैं, आर और ई के बीच में कितने भी आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। बोलो भाई, कितने भी आ सकते हैं। सोच रहे हो, बहुत डीपली सोचना होगा। तो अब जो हम सैंपल स्पेस डिजाइन करने वाले हैं वहां पे हम सबकी चिंता नहीं करेंगे, सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केसेस में भी। प्रीवियस मेथड में हमने क्या करा, सबकी चिंता करी, 11 के 11 सबकी चिंता करी, सबको अरेंज करा, सबको सेलेक्ट करा, सबको मौका दिया। लेकिन अब हमारी थीम बदल चुकी है। हमारी थीम क्या हो गई है, हमारी थीम है मेन काम पे फोकस कर रहे हैं। आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो हमने सैंपल स्पेस के बारे में क्या सोचा, ये सोचा कि आर और ई के बीच में कितने लेटर्स हो सकते हैं। अब ध्यान सुनो, बड़ा अच्छा मेथड है। 11 चेयर लगी हुई हैं, बोलो भाई 11 चेयर लगी हैं, 11 चेयर में सारी चेयर खाली हैं। तुम आर और ई को लेके आए, 11 चेयर में कैसे बैठा लोगे, जरा फॉर्मूला बताओ या आंसर दो। 11 चेयर में आर और ई को कैसे बैठाला जाए, कितने वेज होंगे। 11C2 सर। 11C2 क्या बोल रहे हो यार, 11P2 अरेंजमेंट ही तो है। आर और ई डिफरेंट लोग हैं ना। 11P2 या सिंपल लैंग्वेज में देखो, आर को लेके आए कितनी चेयर थी, 11 चॉइस आर के पास, फिर ई के पास कितनी चॉइस, 10, खत्म। 11 × 10, जितना कम डिपेंडेंसी हमारी रहे उतना बेटर है फॉर्मूले पे। क्या 11 × 10 बोलो। 11 चेयर खाली थी, आर और ई को लेके आए तुम, पहले आर को मौका दिया तुमने, आर के पास कितनी चॉइस थी, 11 में से किसी भी चेयर में बैठ जाएगा। फिर ई के पास कितनी चॉइस थी, 10। सोचो, डीपली सोचना होगा, क्या ये सारे परमिटेशन बनेंगे। आर और ई इसमें अगल बगल भी बैठ सकते हैं, एक एक छोड़ के ही बैठ सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ
अरेंजमेंट 110। इस मेथड में हमने क्या कराई है, आ गया सैंपल स्पेस। अब सोचना, इस मेथड में हमने बाकी किसी की भी चिंता नहीं करी, हमने सिर्फ चिंता करी आर और ई के बारे में सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि बाकी लोग कहां बैठ रहे हैं। क्या इस कैलकुलेशन समझ रहे हो ना? बाकी 9 लोगों की कोई चिंता ही नहीं करी हमने। हमने अपने मेन काम पे फोकस करा, आर और ई पे। क्या इस बात पे एग्री हो? तो अब जब हम फेवरेबल केस बनाएंगे तो तब फिर हम आर और ई पे ही फोकस करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि फेवरेबल केस कैसे बनाएंगे, आर और ई के बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए? 4। 1 2 3 4 बनाओ साथ में। 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, या ये हो सकता है दूसरी पोजीशन पे आर आ जाए, या 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 कर रहे हो ना साथ में? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लास्ट में ई बचा। देख लो, बीच में कौन आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बाकी 5 का क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने सिर्फ किस पे फोकस करा? आर और ई के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। कौन से 4 आने चाहिए इससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सैंपल स्पेस में भी हमने क्या करा था? सिर्फ आर और ई को ही बैठाला था। बाकी उनके बीच में कौन आ रहा है इससे मतलब नहीं, बाकी 5 लोगों का क्या हो रहा है या बाकी 9 लोगों का क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। कितने केसेस आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, और हर केस में आर और ई इंटरचेंज हो जाएगा। ई और आर कर दो तो टोटल 12 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई थिंक 6/55 आ रहा है यार। ये प्रोबेबिलिटी की ब्यूटी है, और इस बात को बड़ा डीपली समझना होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3n कम्स कंसेक्यूटिवली इन द अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड। बहुत आराम से, आंसर नहीं चाहिए, आंसर के लिए डेस्परेट मत रहो। जो तुम लोग गलती करते हो, हम समझेंगे क्वेश्चन को, डीपली समझेंगे क्वेश्चन को, आंसर नहीं चाहिए हमें, ठीक है? आंसर आ जाएगा बाद में। सबसे पहले तो कितने लेटर्स हैं ये? 14। क्या कुछ रिपीट हो रहा है? ओ आ रहा है कितने बार? एन 3 बार, टी 2 बार, और बस। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। इनिशियली कोई जल्दबाजी मत करो। इनिशियली जल्दबाजी करोगे तो बाद में स्पीड स्लो हो जाएगी। मेन इसमें जब ऑब्जेक्टिव शीट मिलेगी तब उस पर फिर फोकस करना आंसर निकालने के लिए। एक्सपेरिमेंट समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहे हो कि सिर्फ आंसर के बारे में सोच रहे हो? आंसर आ जाए। 3n इसके एक साथ आए तो इसको भी हम 2 मेथड से करते हैं। पहला मेथड लगाते हैं जहां पे हम सबका ख्याल रखेंगे, सबको फोकस पे रखेंगे, और दूसरा मेथड लगाएंगे बिल्कुल अपने काम पे ही फोकस रखेंगे। क्लियर है? तो पहला है सैंपल स्पेस, n ऑफ s मतलब सैंपल स्पेस में सबको हर तरह से अरेंज कर दो। 14 लेटर्स हैं, सबको अरेंज करना है तो 14 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। एग्रीड? ठीक है भाई। अब 3n को एक साथ रखना है तो उसका क्या तरीका होता था? 3n को 1 मान लो, जोड़ दो आपस में। चौदह में से 3 घटाओ और 1 जोड़ दो, क्या हुआ? 12 लेटर्स बन गए हमारे। 12 लेटर कैसे अरेंज होंगे? 12 फैक्टोरियल से।
अच्छा 3n तो एक ही हो गए, इसको हटा दो, 2o का फैक्टोरियल मतलब 2 बार o है और 2 बार t है। और पूरी तरह से फोकस करो, दिमाग चलाओ, क्या यहां पे हमने सबका ख्याल रखा है? जितने के जितने लेटर्स हैं सब पे फोकस करा है, सबको अरेंज करा है। जरा आंसर निकालो उसका, क्या आ रहा है फाइनली? 3/। हाँ भाई, किसी और का ये आंसर आ रहा है, देखो जरा निकालो, कैलकुलेट करो सभी लोग। सो इट्स आंसर इज 3/91। अब मेरे ख्याल से सेकेंड मेथड के बारे में तुम सोच पा रहे हो। अब क्या करने वाले हैं हम? मेन मुद्दे पे फोकस करने वाले हैं। 3n एक साथ होने चाहिए, ये हमारा फेवरेबल केस है, हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। इसका मतलब सैंपल स्पेस हम कैसे सोचें, बताओ जरा कैसे सोचें सैंपल स्पेस? 14 चेयर है, कितनी चेयर है? 14 चेयर में से 3n जो कि आइडेंटिकल है उनको बैठाल दे, हर तरह से बैठ जाएंगे, अगल बगल भी बैठेंगे, एक एक छोड़ के ही बैठेंगे, 2-2 4-4 छोड़ के ही बैठेंगे। तो 14 चेयर में 14 चेयर में 3n को कैसे बैठा लें? बोलो। 14C3 सर। 14C3 ये सेंटेंस हमने बताया था फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, 3n सेम है ना, फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस या एट डिफरेंट प्लेसेस वी हैव टू सेलेक्ट ओनली द प्लेसेस। सिर्फ हमें प्लेस सेलेक्ट करना है कि यार पहले पे बैठाल दो, 5वें में बैठाल दो, 10वें में बैठाल दो, प्लेस सेलेक्ट कर लो। बैठालने का तो एक ही तरीका, बिकॉज तीनों n है, सोच रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 14C3 ओके। अब 14 चेयर हैं, 3n बैठालने हैं, 3n को बैठालना है, तो पहली दूसरी तीसरी चेयर में बैठ जाएं, 3n एक साथ बैठाल लें, दूसरी तीसरी चौथी चेयर में बैठ जाएं, तीसरी चौथी पांचवी चेयर में बैठ जाएं, चौथी पांचवी छठी चेयर में बैठ जाएं, बोलो। ऐसे ही बैठेंगे, सोचो, मान मत लो कि यार ये बता रहा है, ऐसे ही मान लो, ऐसे ही तो होगा। 14 चेयर लगी, पहली दूसरी तीसरी में साथ में बैठ जाएं, दूसरी तीसरी चौथी में बैठ जाएं, चौथी पांचवी छठी में बैठ जाएं, और लास्ट क्या होगा? 12 13 14। कितने ब्रैकेट हैं ये देखो, 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4, 12 ब्रैकेट हैं ये। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? फेवरेबल केस 12। अब यहां से ही प्रोबेबिलिटी निकालो। और इस मेथड में क्या करा है हमने? सिर्फ अपने n पे फोकस करा है, बाकियों की चिंता नहीं करिए। यहां से आंसर निकालो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आंसर के लिए परेशान नहीं होना है। पहला सेंटेंस पढ़ा, 6 डाइस थ्रो करे हमने, जा रहे एक्सपेरिमेंट में 6 डाइस हैं तुम्हारे पास, थ्रो कर दिए। और बताओ जरा 6 डाइस थ्रो करने में सैंपल स्पेस क्या 6 की पावर 6 आता है? बोलो। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस। बहुत आराम से, कोई लोड नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है, सोचो ये काम तुम कर रहे हो। 1 1 1 सब में आ जाए, 2 2 2 सब में आ जाए, 3 3 3 6 में आ जाए, 6 केस बने। बोलो भाई, क्या फेवरेबल केस 6 बनेंगे? क्या इस बात पे एग्री हो? सब में 1 1 1 आ गया, 6 में, सब में 2 2 2 आ गया। एक्सपेरिमेंट में जा रहे हो ना, वहां जाओ और फिर सोचो। मैथमेटिक्स है ही नहीं यहां पे। हाँ भाई, क्या इस पॉइंट पे एग्री हो? पहला पार्ट क्लियर है एवरीवन? यस सर। सर ऑल ऑफ देम शो डिफरेंट फेसेस। और याद रखना, ऑल डाइस आर डिफरेंट, सारे डाइस डिफरेंट हैं। एक सीक्वेंस मेरे ख्याल तुम लोगों के दिमाग बन गया होगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 2 3 1 4 5 6 भी हो सकता है, 6 5 4 3 2 1 भी हो सकता है, 4 5 6
1 2 3 भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस बनेंगे क्योंकि ऑल डाइस आर डिफरेंट, सब में डिफरेंट फेस आने चाहिए। सोचा इस बारे में? कितने डाइस हैं, कितने नंबर्स होते हैं? 6 डाइस में 6 नंबर अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल वेज। बताओ भाई, क्या इस पॉइंट पे एग्री हो? 6 डाइस पे 6 नंबर अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल वेज। एग्रीड एवरीवन? सोचा ना इसके बारे में? मतलब तुम्हें करना है, तुम्हारा सोल्यूशन आना चाहिए। हमें तो यार सब पता ही है, हम तो बता ही देंगे। क्लियर? सेकेंड पार्ट क्लियर है? एग्जैक्टली 3 ऑफ देम शो द सेम फेस। इतना ही काफी था वैसे, सुनो बहुत अच्छे से। बोला गया एग्जैक्टली 3 ऑफ देम शो द सेम फेस, इसका मतलब ही है कि बाकी 3 में डिफरेंट फेस है। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, क्या इस सेंटेंस पे एग्री हो? नेक्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एंड द रिमेनिंग 3 हैव शो द डिफरेंट फेस। बताओ भाई, नेक्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, 3 में ही सेम फेस आना चाहिए। और इस बात को फील करो, रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो कि ऑल डाइस आर डिफरेंट। सारे डाइस कैसे होते हैं? बोलो। तो क्या किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है? जरा बताओ, किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 डाइस में, और एग्जैक्टली लगाने की भी जरूरत नहीं थी, उसने बोला है 3 तो एग्जैक्टली हुआ 3। क्यों भाई? सुनना बहुत ध्यान से। 3 डाइस में क्या है? सेम फेस आए, तो मेरा क्वेश्चन जो पहला बनेगा वो ये बनेगा, कौन से 3? बिकॉज हम जानते हैं कि सारे डाइस डिफरेंट हैं। बोलो, सोच रहे हो? कैसे सोचना है? कौन से 3? ये 1 2 3 4 5 6 6 डाइस हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। कल इस बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करा था। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, छू सकते हैं, वो आइडेंटिकल होके भी यहां डिफरेंट होती। तो कौन से 3 डाइस में सेम फेस आए, तो उसको हमने सॉल्व करा। 6 में से कोई भी 3 डाइस सेलेक्ट कर लो। क्या इस कौन से 3 का काम हो गया? बोलो भाई। अब वो 3 पर्टिकुलर आ गए, मान लो उसका नाम हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। सोचना पड़ेगा यार, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिखा और खुश हो गए, फिर तुम नहीं कर पाओगे। मान लो एक डाइस आ गया 6 C3 से, पहला आ गया, 5वां आ गया, छठा आ गया। सोचा, पहला आ गया, 5वां आ गया और छठा आ गया। अब क्या हो सकता है? पहला, 5वां, छठा। अभी सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, बाकी 3 देखा जाएगा। पहला, 5वां, छठा। पहले 5वें छठे में 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है, सोचो, 3 3 3 आ सकता है, 4 4 4 5 5 5 6 6 6। तुम सोल्यूशन निकालो यार, हम मेरे डायरेक्टली बताने से फायदा नहीं होगा। बोलो, पहला डाइस आया, चौथा डाइस आया, इसके नाम दे रहे हैं, और 5वां डाइस आया। क्या क्या हो सकता है? सब में 1 1 1 आ जाए, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। क्या 6 तरीके होंगे? एक काम खत्म। अब बाकी 3 डाइस बचे। बाकी 3 डाइस कौन सा है? दूसरा, तीसरा, छठा। सोचा, डाइस के बारे में सोचो, उसको इंपॉर्टेंस दो, उसको हल्के मत लो। कौन सा डाइस बचा? बोलो। दूसरा, तीसरा, छठा। सोचा, एक्सपेरिमेंट में जाओ, वहां जाके सोचो। तुम्हारे पास दूसरा डाइस है, तीसरा डाइस है, छठा डाइस है। अब इसमें डिफरेंट नंबर आने हैं। अच्छा, होगा क्या? हो सकता है कि पहले, चौथे और 5वें में सब में 1 1 1 आया हो। आएगा तो एक ही ना, या तो सब में 1 1 1 आएगा, या सब में 2 2 2 आएगा, या सब में 3 3 3 आएगा, 4 4 4 5 5 5 6 6 6। एट द सेम टाइम एक ही नंबर तो आएगा। तो बाकी डिफरेंट कितने नंबर बचे? 5 ही तो बचे यार। सब में 1 1 1 आ गया तो भी 5 बचे, सब में 2 2 2 आ गया तो भी 5 बचे, सब में, बोलो भाई, कितने नंबर बचे? क्या एग्री हो? मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सब में 1 1 1 आया है, तो 2 3 4 5 6 नंबर बचे। इन 3 डाइस में बहुत आराम से, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नंबर कैसे आ सकते हैं? और सब में डिफरेंट आना है, सब में डिफरेंट आना है। फिर से डिमांड और सप्लाई, डाइस कम है, नंबर ज्यादा है, और डाइस में नंबर आना जरूरी है। ये सब बातें तुम बड़ी लाइटली लेते हो, इसी वजह से दिक्कत आती। इसको हल्के मत लो।
यार नंबर बच जाए, नंबर तो बचेंगे ही ना, नंबर तो ऑब्वियसली बचेंगे, क्यों? तो हमें फोकस किस पर करना है? डाई अगर तुमने थ्रो करा तो उस पर नंबर तो आना ही है ना। तुम डाइस की चिंता करो, पहले डाइस के पास कितनी चॉइस? 5। दूसरे डाइस के पास, क्योंकि सब में डिफरेंट डिफरेंट नंबर आना है, मान लो से 5 आ गया, दूसरे डाइस के पास 4 2 आ गया मान लो, तीसरे डाइस के पास 3। इस मेथड के बारे में बड़ा सिंसियरली सोचो, वो सोच अंदर से डेवलप होनी चाहिए। हाँ भाई, क्या इस मेथड के बारे में सबने सोचा? नेक्स्ट पार्ट देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्वेश्चन को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम लो, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसकी। एटलीस्ट 4 ऑफ देम शो द सेम फेस, बहुत आराम से कम 4 में सेम फेस आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 4 में सेम फेस आए में आ सकता, या फिर 4 में सेम फेस, या फिर 6 के 6, 6 के 6 में सेम फेस आए तो ये अलग केस, तो यही हो गया। क्यों भाई? बहुत आराम से करते हैं, भागने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और समझने में समय लगेगा। क्वेश्चन क्या आया? 4 में सेम फेस आए, तो तुम्हारा दिमाग में क्या सबसे पहला आइडिया आना चाहिए? कौन से 4 में सेम फेस है? बिल्ड हो रही चीजें। 6 में से 4 डाइस हमने सेलेक्ट कर लिए, मान लो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वॉटेवर, उसमें सेम फेस आए। सोचो, सब में 1 1 1 आ सकता है, सब में 2 2 2 आ सकता है, 6 तरीके होंगे। बताओ भाई, एग्री हो? सोच रहे हो? एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना होगा, मैथमेटिक्स के बारे में नहीं। उन डाइस को इमेजिन करो, पहला आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, वॉटेवर, 4 डाइस आए, सब में 1 1 1 देख रहे हो, सब में 2 2 2 देख रहे हो, 3 3 3 देख रहे हो, 4 4 4 5 5 5 6 6 6। ठीक है, कितने डाइस बचे? 2 डाइस बचे, 2 डाइस बचे, और सब में 1 1 1 आ गया, तो 5 ही नंबर तो बचे। 5 नंबर को हमें 2 डाइस में अरेंज करना है। तुम चॉइस डाइस के लिए लोगे, ये सब उल्टा सीधा करते हैं लोग, कभी नंबर के लिए चॉइस ले ली, कभी डाइस, क्योंकि सोचते ही नहीं, वो बस डेस्परेट हैं आंसर निकालने के लिए। तो आंसर ऐसे नहीं आता है। किसके लिए चॉइस ली जाएगी? डाइस के लिए। तुम्हारा काम क्या है? डाइस में नंबर लाना। तुम्हारा काम सारे नंबर्स को कंज्यूम करना नहीं। हो सकता है तुम यार बहुत लंबा गेम भी डाइस वाला खेल रहे हो, तो हो सकता है 5 आए ना, 15 गेम खेल लिए तुमने, 5 आया ही नहीं। सोच रहे हो इस बारे में? तो नंबर लाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी, लेकिन हाँ, डाइस हमने थ्रो करा है तो कोई ना कोई नंबर तो आना चाहिए। तो बताओ जरा, 2 डाइस और 5 नंबर, पहले डाइस के पास कितनी चॉइस? 5 चॉइस, दूसरे डाइस के पास कितनी चॉइस? क्या एग्री हो? अब बताओ, 5 में सेम फेस आए, अब तो समझिए ना, 5 में सेम फेस आए मतलब 6 में से 5 डाइस सेलेक्ट कर ले। अब बताओ, उसमें सेम फेस आए, 5 डाइस सोच रहे हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान लो सेम फेस कैसे आ सकता है? 1 1 1 सब में आ जाए, 2 2 2, कितने केस होंगे? 6। एक डाइस बचा, एक डाइस बचा, और फेस कितने बचे? 5। तो इस डाइस के पास कितनी चॉइस है? 5। 6 में सेम फेस है। क्लियर है? हो गया? एग्रीड एवरीवन? नेक्स्ट ये पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? इफ 5 डिजिट नंबर फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन, ये बहुत बड़ी समस्या इन्होंने में हमारी सॉल्व कर ली, वरना ये सबसे गंभीर क्वेश्चन रहता है विद रिपीटिशन की विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल तब होता है जब लास्ट की 2 डिजिट या तो 0 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। 0 4, 0 8, 1 2, 1 6, 2 0, 2 4, 4 की टेबल में जितने भी आ जाएं, 1 2 3, लास्ट की 2 डिजिट में क्या आना चाहिए? बताओ जरा, सबसे पहला नंबर बताओ। अच्छा, टोटल सैंपल स्पेस निकालना तो आसान है। सैंपल स्पेस में क्या करें हम? 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दें 5 लेटर्स को, बोलो। और 5 फैक्टोरियल हमने लगाया है, इसका मतलब सबका ध्यान रखा है हमने।
समझ रहे हो, 5 के 5 सबका ध्यान रखा है, क्लियर है ना, दिमाग में चल रहा है चीजें। 1 2, हाँ सीक्वेंस में बता रहा है, 2 4 3 2 3 2 5 2 5 4 5 2। 5 2। और बताओ, और नहीं बनेंगे सब। 5 फैक्टोरियल चीख चीख के बोल रहा है, क्या चीख रहा है? सब सारे डिजिट्स को अरेंज करा है हमने, तो यहां भी सारे डिजिट्स को अरेंज करना है। 3 प्लेस पे 3 डिजिट कैसे अरेंज होंगी? 3 फैक्टोरियल से। तो फेवरेबल केस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर निकालो। 4 फैक्टोरियल है बेसिकली, 1/5, ठीक है। अच्छा 1/5 क्या बता रहा है? सोचो, सोचना, आंसर अलग बात हो गई। 1/5 ये बता रहा है कि जितने नंबर बनेंगे उसके 1/5 नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। क्यों भाई? यही तो बता रहा है। या हम ये बोले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो जरा, 20% आ रहा है। इसका मतलब जितने नंबर बन रहे हैं, 120 नंबर बन रहे हैं, उसके 20% नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। सोचा इस बारे में सबने? अब देखो इसी को दूसरे मेथड से करें, दिमाग चल रहा है तुम लोगों का भी। दूसरे मेथड में क्या करें? दूसरे मेथड में हम ये करें कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट का ही ध्यान रखें, सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केस में भी। बोलो भाई, बाकी चूंकि ये रेशियो देखते हैं, चेक कर रहे हैं, सब एक्सपेरिमेंट है। 1 2 3, यहां पे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, यहां क्या आ रहा है उससे मतलब है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यहां क्या आ रहा है इससे मतलब है हमें। तो यहां बस कितनी डिजिट्स हैं? 5। ऑब्वियसली रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो यहां के लिए 5 चॉइस, यहां के लिए 4 चॉइस। बाकी 3 से हमने मतलब नहीं रखा, यहां पे भी और फेवरेबल केस में भी। अगर फेवरेबल केस देखो तो ये बने हैं, ये कितने केस बने हैं? 4। बाकी 3 को हमें अरेंज नहीं करना है, क्योंकि यहां पे भी हमने अरेंज नहीं करा। तो यहां कितने केस बने? 4। सो इट इज अल्टीमेटली 1/5। चेक करो जरा, क्या है आंसर? 1/5 आ रहा है। कुछ समझ रहे हो यार? वो चीज बिल्ड हो रही तुम्हारे अंदर कि यार है क्या प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, और इससे पीछा छुड़ा नहीं पाओगे, बिकॉज आगे जाके यार प्लेसमेंट वगैरह में भी ये सब पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अच्छा मौका है, इसके बाद हो सकता है मौका ना मिल पाए इतने डीपली समझने का। ठीक है भाई, ओके, कर लोगे ये क्वेश्चन फिर से सोच के अपने आप? ये और लिखा है, बहुत आराम से पढ़ो। क्या लिखा है, पढ़ो उसको। इफ 4 होल नंबर टेकन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड टुगेदर। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4। 1 करोड़ भी होल नंबर है, 100 करोड़ भी होल नंबर है। 4 होल नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा। ठीक है, पहली लाइन में जो लिखा है उस बारे में हमने बात करी, और पहली लाइन पढ़ के ही हमने सैंपल स्पेस निकालने बैठ गए। बताओ जरा, पहले होल नंबर के पास कितनी चॉइस है? कितने होल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। कभी भी सैंपल स्पेस डिस्क्रीट सैंपल स्पेस इनफाइनाइट नहीं आ सकता। जैसे आगे भी पढ़ोगे तुम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 2 दोस्त आए, किसी कोई एक मीटिंग पॉइंट बनाया और उन्होंने बोला कि यार हम लोग मिलते हैं 10 से 11 के बीच में, मिलते हैं 10 से 11 के बीच में। तो ये 10 से 11 जितने टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम होंगे, वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। 10 से 11 के बीच में यार हो सकता है 10:13 पे कोई आए, या 10:13 15 मिली सेकेंड पे कोई आए।
ये एक अलग मेथड है, वो बाद में बात करेंगे, वो दैट इज कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस, वो अलग चीज हो गई, वो बाद में देखा जाएगा। तो यार अगर सैंपल स्पेस इनफाइनाइट है, इस बारे में याद है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, इन हाउ में मतलब प्रॉबिलिटी बतानी थी कि लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, तो लीप ईयर तो इनफाइनाइट थे, तो ऐसे केस में फिर से सुनो, ऐसे जब भी ऐसी जगह फंसो तो फिर तुम्हें सिर्फ फोकस करना है किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 1379, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर बनेगा, ये उसकी लास्ट डिजिट होगी, वो क्या होना चाहिए, और बहुत आराम से लोड लेके नहीं, 4 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना आता है तुम्हें, तो 4 नंबर को मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट वही आएगी जो इन नंबर्स की लास्ट डिजिट होगी। मान लो सबकी लास्ट डिजिट 000 है, बताओ लास्ट डिजिट क्या आएगी 0, सबकी लास्ट डिजिट 111 है, लास्ट डिजिट क्या आएगी 1, सबकी लास्ट डिजिट 555 है, तो जितना भी मल्टीप्लाई कर दो लास्ट डिजिट 5, 666 है 6, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर कभी सैंपल स्पेस तुम्हारा इनफाइनाइट आ जाए तो हमने क्या बताया है कि तुम मेन मुद्दे पे फोकस करो कि यार किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि लास्ट डिजिट इनमें से हो, तो लास्ट डिजिट आएगी कैसे, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके ही आएगी, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस अब जो बनेगा वो बनेगा कि इनकी लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटी लिख लें क्यों भाई, और डिजिट होती कितनी है 10, 0 से लेके 9 तक 10 ही तो होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो सैंपल स्पेस में हर एक की लास्ट डिजिट के लिए 10-10 चॉइस होंगी, 0 1 2 3 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, बोलो भाई सैंपल स्पेस में लास्ट डिजिट के लिए कितनी चॉइस आएंगी, जवाब दो 10 10 10, सो इट इज 10 की पावर 4, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर 4, एग्रीड हो, हाँ भाई बताओ इस बात पे एग्री हो, क्योंकि यहां से आंसर इनफाइनाइट आ रहा था, जैसे यार 53 संडेज वाले में हमने कहां पे फोकस करा था, लास्ट के 2 दिन में, लास्ट के 2 ही दिन डिसाइड करेंगे 53 संडे होंगे कि नहीं होंगे, तो लास्ट के 2 दिन में हमने ऑल पॉसिबिलिटीज ले ली, दैट इज द सैंपल स्पेस, और फेवरल केस में एक संडे डाल दिया उसमें, तो यही चीज यहां पे आ रही है यार, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मतलब काफी लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं तो फिर नहीं बन पाएगा काम, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्या इस बात पे एग्री हो। अब फेवरेबल केस की बात आती है, फेवरेबल केस में ये नंबर क्या हो जाए, बहुत आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं मानते जा रहे हो, सोचना स्टार्ट करो, 1379 आना है, सोचो, ठीक है एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा लेकिन सोचो, 1379 प्रोडक्ट के लास्ट डेट ऑफ प्रोडक्ट आनी है, तो पहली बात तो ये हुई कि यार मान लो कहीं 2 आ गया, अब यहां कुछ भी नंबर आए यहां पे इवन ही आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 करो, 0 आ जाएगा लास्ट में, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 करो, लास्ट में इवन ही आएगा, 2 इंटू 3 6, 7 से मल्टीप्लाई करो और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब फेवरेबल केस के अकॉर्डिंग इनकी लास्ट डिजिट में कोई भी नंबर ना तो 0, क्योंकि अगर एक 0 आया तो लास्ट 0 दे देगा, और यार समझ में तभी आएगा जब जिम्मेदारी लोगे, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, तो क्या इनमें इन चारों में से कोई भी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, कोई भी इवन डिजिट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इवन डिजिट कोई भी एक हुई तो लास्ट में इवन नंबर आएगा, ऑड नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इनमें सारी डिजिट कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, लेकिन ऑड में एक 5 भी आता है, यस सर, सोचना पड़ेगा, 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4, 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3, 5 ही आएगा, अगर कहीं भी एक जगह 5 आ गया, कोई भी कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 5 ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर डाला नहीं हमने अब हमारे पास प्रेजेंटली कितनी चॉइस बची, 5, अब उसमें भी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यार 5 मत डालो, सिर्फ
चॉइसेस दो 1 की, मान लो इवन तुम 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई करो जरा, 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, एक में 1 आ गया, एक की लास्ट डेट 3 आ गई, एक की क्या आ रहा है लास्ट में 9 9 सर। या सब में 1 डाल दो, प्रोडक्ट में क्या आएगा 1, सब में 3 डाल दो, 4 बार 3 मल्टीप्लाई करो 81, लास्ट में 1 आ जाएगा, सब में 7 डाल दो, 7 की पावर 4 निकालो जरा, 7 की पावर 1 आए, हाँ 1 ही आएगा, 7 इंटू 7 49, 49 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 1 ही आएगा, क्यों भाई, सब में 9 डाल दो तो भी 1 ही आएगा, 81 इंटू 81, सोचना पड़ेगा, सोचोगे तो सीखोगे, वरना फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तो क्या ये आंसर यार तुम्हें निकालना है, तुम्हें अपने अंदर से आंसर निकालना है। क्या मेरा कहना है, मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्या हम हर एक प्लेस के लिए फेल्ड केस में ये 4 चॉइस लें? बोलो। यस सर। यार हमें नहीं पता, अब तुम लोग सोच के बताओ, ये नहीं कि बस मुंह खोल दिया यस या नो। 4 ही चॉइस आएंगी यार, 5 ले नहीं सकते, इवन ले नहीं सकते, तो हर एक प्लेस के लिए क्या 4 चॉइस आएंगी? हाँ भाई, सोचा सबने? जरा आंसर निकालो उसका क्या आ रहा है सभी लोग। 2 की पावर 4 इधर से निकाल लो। हाँ भाई, आई थिंक यही आंसर आ रहा है 16/625। और यार ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसको अवॉइड अगर करा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो 100% सिलेक्शन नहीं होगा। कंसेप्ट हम सिखा सकते हैं, लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा। इसको जितना अवॉइड करोगे उतनी चीज़ें गड़बड़ होंगी, तो अवॉइड मत करना कि यार ये हो जाएगा, यही नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा एग्जाम में। और ये अगर नहीं आता है तो 200% सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि इसकी ज़रूरत तुम्हें हर सब्जेक्ट में पड़ेगी, रीजनिंग में ही पड़ेगी, क्वांट में ही पड़ेगी, मैथ्स में तो है ही, कंप्यूटर में ही पढ़ सकती है, इंग्लिश में नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, तो क्या इस क्वेश्चन के बारे में फिर से रीथिंक करोगे, मतलब खुद फिर से पूरा बिल्ड करो बेस कि यार क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लास्ट डिजिट हो सकती है। लास्ट डिजिट के बारे में सोचो, नंबर्स के बारे में सोचो कि लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है, उनको रिप्लेस करके देखो। समझ में आ रही है बात? तो कंसेप्ट तुम्हें बिल्ड खुद से करना पड़ेगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4s कम कंसेक्यूटिवली इन द वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी में सबसे पहले तो बताओ कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स हैं। 11 लेटर्स हैं टोटल। अच्छा, कितने बार आई आ रहा है? कितने बार एस आ रहा है? कितने बार पी आ रहा है? 2 मेथड से करें, अब तो दिमाग चल रहा है ना। 2 मेथड से करें, एक बार सबका ख्याल, सबका साथ, सबका विकास, क्यों, और एक बार सिर्फ अपना विकास। तो बताओ जरा, सैंपल स्पेस कितने लेटर्स हैं? जिसमें से 4 आई है, 4 एस है, 2 पी है। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस में 4 एस एक साथ आने चाहिए, कम कंसेक्यूटिवली 4 एस एक साथ आए, 4 एस को चिपका दें एक साथ और एक लेटर मान लें। क्यों भाई, 11 में से 4 घटाओ 7 और एक जोड़ दो, कितने लेटर्स हो गए हमारे पास? 8। ओके, 8 लेटर्स को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल तरीके। 4 एस तो यार एक साथ हैं, आपस में अरेंज, ये तो अरेंज नहीं होंगे ना, कुछ भी कर दो वही आएगा। 4 आई और 2 पी। जरा फाइनल आंसर निकालना, और इस चीज को तो बिल्कुल भी अवॉइड मत करो, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन।
सभी लोग आंसर निकालें, क्या आ रहा है इसका आंसर? 4/165 आ रहा है सबका? सबने किया? नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो तो सिलेक्शन भी तुम्हें अवॉइड करेगा, ध्यान रखना। अब ये वाला कौन सा मेथड था कि जहां पे हमने सबका ध्यान रखा, मतलब सबका साथ सबका विकास। अब क्या होगा, सिर्फ हम 4S से मतलब रखेंगे। अब मेथड दिमाग में चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्यों भाई? 11 चेयर है, सिर्फ 4S को बैठा ले, हम सिर्फ 4S की जिम्मेदारी ले रहे हैं। 4S को बैठालना है 11 चेयर में, जरा बताओ कैसे बैठा लें? 4S आइडेंटिकल है, 11 चेयर में कैसे बैठा लें, बोलो? 11C4 for arrangement of identical objects at different places we have to select only the places। इस सेंटेंस याद करो, we have to select only the places। तो 11C4। अब 4S को साथ में बैठाना है तो पहली दूसरी तीसरी चौथी चेयर में बैठाल दो, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चेयर में बैठाल दो, लास्ट में 11 10 9 8। मेरे ख्याल से 8 ब्रैकेट बन रहे हैं, देखो। एट अपॉन 11C4, 8/11C4। बहुत आराम से पढ़ो, आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट में जाना है। वहां जाओ, ये काम करो, 2-3 तरह से करो। 12 बॉल्स हैं। अच्छा ये बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन है यार, 12 बॉल आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है? प्रोबेबिलिटी में झंझटी नहीं, प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट है। और परमिटेशन में भी हमने बताया था, अगर नहीं दे रखा हो तो पहली चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए डिफरेंट लिख। ये सब बड़े मेन मुद्दे हैं यार, ठीक है। Distributed among 3 boxes, what is the probability that the first box contain 3 balls? जरा बताओ, 3 बॉक्स डिफरेंट हैं कि आइडेंटिकल हैं? डिफरेंट है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सोचो यार, मैथ्स मत लगाओ अभी फिलहाल, मान लो मेरी रिक्वेस्ट। सोचो 3 बॉक्स हैं, 12 बॉल हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास 12 बॉल है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो, वॉटेवर, अलग अलग कलर की। इमेजिन कर रहे हो, गए वहां पे जहां पे 3 बॉक्सेस रखे हैं अलग अलग, B1 B2 B3, और 12 बॉल मेरे पास रखी हैं। अब पहला काम तो ये हो गया कि यार ये 12 बॉल इन 3 बॉक्सेस में रखी कैसे जा सकती हैं? रख के देख सकते हो ना, कुछ B1 में रख दी, कुछ B2 में रख दी, कुछ B3 में रख दी, या सारी B1 में रख दी। यार एक्सपेरिमेंट, और यही मेन फंडामेंटल है यार इसका। इसी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते, क्योंकि वो सीधे मैथमेटिक्स पे जाते हैं। सीधे मैथमेटिक्स में जाएंगे हम लोग, लेकिन ऑब्जेक्टिव शीट में। अभी फिलहाल वो चीज बिल्ड करो अपने अंदर, ठीक है भाई। क्या बोला गया है? फर्स्ट बॉक्स, मतलब वो पर्टिकुलर बॉक्स हो गया B1। ऐसा बोलता कि यार 1 बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 3 बॉल्स, तो हमें 1 बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ता। 3 बॉल B1 में भी हो सकती थी, 3 बॉल B2 में भी हो सकती थी, 3 बॉल B3 में भी हो सकती थी। सोच रहे हो? फिजिकली जाओ वहां और सोचो, और सोचने में यार कुछ नहीं लगता है। हाँ भाई, सोचा सबने? बोलो यस सर। यस सर। तो हम क्या करें, सैंपल स्पेस में क्या करें? सारी बॉल हर तरीके से 3 बॉक्स में डाल दें। पहली बॉल उठाई, उसके पास कितनी चॉइस? 3। सोचो, तो बस 3 बॉक्स सामने रखे हैं, किसी में भी डाल सकते हो। दूसरी बॉल उठाई, उसके पास 3। क्या 3 की पावर 12 वेज आएंगे? एवरीवन बोलो भाई, आएंगे? पक्का? श्योर ना? यस सर। ये तुम बता रहे हो, हम नहीं बता रहे हैं, तुम्हें बताने ही चीजें। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट बॉक्स मतलब पर्टिकुलर बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में 3 बॉल डालनी है। तो यहां पास सोचो, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, एक वॉयलेट है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है, 12 डिफरेंट कलर की बॉल है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए तुम्हारा, कौन सी वाली डालें? येलो डाल दें, ब्लू डाल दें, रेड डाल दें, या व्हाइट डाल दें, वॉयलेट डाल दें, ऑरेंज डाल दें? क्यों भाई?
तो 12 में से 3 बॉल पहले तो सेलेक्ट करोगे, सोचा? यस यार सर। हम कुछ नहीं बता रहे, ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो फिर तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे। यही कर रहे हो ना? 12 में से 3 निकाली और फर्स्ट बॉक्स चूंकि पर्टिकुलर है उसमें डाल दी, खत्म काम, मेन काम खत्म हो गया हमारा। B1 हटा दो। अब तुम्हारे पास कौन से बॉक्स बचे? B2 B3, और बॉल कितनी बची? 9। अब समझ गए ना? पहली बॉल उठाई, उसके पास कितनी चॉइस है? 2। दूसरी उठाई, उसके पास कितनी चॉइस है? 2। तीसरी उठाई, उसके पास कितनी चॉइस है? 2। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में स्टूडेंट की, यार ऐसा तो कहीं नहीं हो जाएगा कि B2 में भी 3 चली जाए? तो उससे हमें मतलब नहीं यार, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें यार, हम जो बोला गया वो काम होना चाहिए। जैसे तुम कॉलेज गए तो यार तुम्हारा प्लेसमेंट होना चाहिए। मान लो तुम्हारे साथ वाले का भी हो गया तो क्या छोड़ दोगे प्लेसमेंट? मेरी बात समझ रहे हो? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सब दिमाग में आती हैं बातें एग्जाम में। एग्जाम में तरह तरह के कंफ्यूजन आते हैं। तो यार दूसरे में 3 आ जाए उससे हमें मतलब नहीं, हमें जो काम दिया गया था हमने वो कर लिया, काम खत्म। अब बताओ क्या इसको सेकेंड वे से सॉल्व किया जा सकता है? सेकेंड वे मतलब हम सिर्फ फर्स्ट बॉक्स पे ही फोकस करें, मेन बॉक्स पे फोकस करें। बोलो भाई एवरीवन। इसको भी एक बार निकालेंगे, देखेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना। चलो ठीक है, सोचो, बिल्ड करो इस बात को कि हम पहले बॉक्स पे ही फोकस करें। फर्स्ट बॉक्स में बताओ जरा किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी? फर्स्ट बॉक्स में 3 बॉल आनी चाहिए। तो सैंपल स्पेस में हमें यह कहना चाहिए कि फर्स्ट बॉक्स में कितनी बॉल आ सकती? बोलो, सैंपल स्पेस में हमें ये बोलना चाहिए यार, फेवरेबल केस क्या है? फर्स्ट बॉक्स में 3 बॉल आनी है। तो सैंपल स्पेस में हमें क्या बोलना चाहिए बताओ? फर्स्ट बॉक्स में कितनी बॉल आ सकती? क्यों भाई, कितनी भी आ सकती? एग्री हो? अब कई बार हम मेथड समझ लेते हैं, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना वही मेरा काम है। मेरा काम है उसको तुम्हें मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके दिखाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इस बात की, ये नहीं कि हमने बता दिया मान लिया कुछ हो गया। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम भी करो इस बात को। तुम्हारे पास 12 बॉल थी, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फर्स्ट बॉक्स के लिए रखी। अब B2 B3 निकाल के फेंक दो बाहर। फेंक दिया बाहर, खिड़की से बाहर फेंक दो। B2 B3 फेंक दिया। तुम्हारे पास एक बॉक्स है B1 और बॉल कितनी है? 12। कितने तरह से वो बॉल B1 में आ सकती है, इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है हमें। यार कितनी, मतलब यार फेवरेबल केस क्या है कि 12 में से मतलब 3 बॉल B1 में आनी चाहिए। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यार कितनी बॉल B1 में आ सकती हैं, कितने केसेस बनेंगे? 2 की पावर 12। हाँ बिल्कुल सही है। हर बॉल के लिए 2 चॉइस है, या तो तुम उसको B1 में डालोगे या नहीं डालोगे। पहला तरीका, हर बॉल के लिए। क्यों भाई, तुमने पहली बॉल उठाई व्हाइट, सोचो एक्सपेरिमेंट में जाओ, सोचो व्हाइट उठाई, या तो तुम B1 में डाल दोगे उसको या नहीं डालोगे। फिर रेड उठाई, डालोगे या नहीं डालोगे। फिर ग्रीन उठाई। एक तरीका ये हो गया 2 की पावर 12। दूसरा तरीका जो और शायद बेहतर समझ में आए, हाँ भाई, इसी को फिर से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास कितनी बॉल थी? 12। B1 में या तो डालोगे या नहीं डालोगे, तुम्हारी चॉइस है। कितने तरह से ये काम हो सकता है? तो हो सकता है 12 में से तुम कोई भी बॉल ना डालो उसमें, 12C0। यस सर। क्यों? या 12 में से एक बॉल डालो, लेकिन जब 12 में से एक बॉल डाल रहे हो तो मेरा ये क्वेश्चन बनता है कि यार कौन सी बॉल डाल रहे हो तुम? व्हाइट डाल रहे हो, रेड डाल रहे हो, येलो डाल रहे हो, ग्रीन डाल रहे हो, वॉयलेट डाल रहे हो, ऑरेंज डाल रहे हो? क्यों भाई? तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यार। सोच रहे हो ना, व्हाइट डालना एक अलग बात हो गई, येलो डालना एक अलग बात हो गई। तो 12C1 आगे आई थिंक समझ गए होगे। 12 में से 2 डाल दो उसमें, और 12 में से 12 डाल दो उसमें। और आई थिंक ये सीरीज पता है ना तुम लोगों को, 2 की पावर 12 होगा, ये 14 नहीं होगा, दैट इज 12। ओके, अब फेवरेबल केस क्या है कि 12 में से 3 बॉल डालनी है फर्स्ट बॉक्स में, तो 12C3। ओके बोलो, 12 में से कोई भी 3 डाल दी सेलेक्ट करके हमने।
आई थिंक थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके थोड़ा आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 3 की पावर 12, लेकिन विश्वास कर रहे हो ना, आएगा आंसर, मैच करेगा। हाँ भाई, तो ये मेथड समझ में आ रहा है। तो ये काम लेकिन प्रोबेबिलिटी में ही कर सकते हो, परमिटेशन में मत कराना, क्योंकि वहां तो एग्जैक्ट वे नंबर ऑफ वेज निकालने होते हैं। सीख रहे हो? हाँ भाई बोलो, पक्का आगे बढ़े? यस सर। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, क्लोज करो, रुक जाओ, फिर से बोल रहे हैं यार, आंसर के लिए डेस्परेट मत रहना वरना सीख नहीं पाओगे। कॉइन टॉस करा तुमने n बार, और क्या बताया था, एक कॉइन को n बार टॉस करो या n कॉइन एक साथ उछाल दो। हमने एक कॉइन लिया, टॉस करा, स्टार्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट, मन में करना, हेड आएगा टेल आएगा, फिर दूसरी बार उछाला, हेड आएगा टेल आएगा, तीसरी बार उछाला, हेड आएगा टेल आएगा। तो अभी जो फिलहाल पिक्चर बन रही है हमारे दिमाग में, n बार उछालोगे तो 2 की पावर n आउटकम्स आएंगे। ये सेंटेंस का काम खत्म। क्यों भाई? इसको हमने किल कर दिया कि बार बार ना पढ़ना पड़े। अब क्या हुआ, व्हाट इज द चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स इटसेल्फ एन ऑड नंबर ऑफ टाइम। ऑड नंबर ऑफ टाइम सोचो, लोड मत लो, ऑड नंबर n बार उछाल रहे हो, मान लो 10 बार उछाल रहे हो, तो ऑड बार हेड आए, मतलब या तो एक बार हेड आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए। अभी इसको हम 10 या 5 बार करते हैं। कितने बार करते हैं? 5 बार। पहली बार उछाला, ये वैसे क्वेश्चन थोड़ा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट देख रहे हैं। आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि तुम एक्सपेरिमेंट में जाओ। सोचो, हेड ऑड बार आए, ऑड बार आए तो यार ऐसा हो सकता है ना, पहली बार उछाला, पहली बार ही हेड आ गया, बाकी 4 बार टेल आ गया, या पहली बार हेड आया, या मान लो पहली बार हेड नहीं आया। सोचो 3-4 एक्सपेरिमेंट में जाओ, पहली बार टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड, फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल। बोलो 6, चलो 6 बार कर लेते हैं, ठीक है, 6 बार उछाल रहे हैं कॉइन। या क्या हो सकता है, 5 बार हेड आ जाए। बोलो, 1 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 5 ही बार हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं होगा ना। तो यार फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि यार कौन से बार में हेड आ रहा है, इससे कॉम्बिनेशन बदलेंगे ना। यार ये भी तो हो सकता है कि टी एच 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 टी 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 एच एच एच, 3 बार हेड आ गया। फर्क पड़ रहा है ना किस बार में हेड आ रहा है, क्योंकि अगर 100 कॉइन एक साथ भी उछाल रहे हो तो उन्होंने बताया तो सारे के सारे कॉइन डिफरेंट होते हैं, इस वजह से वहां पे भी ऑर्डर मैटर करता है। सोचा ना इस बारे में, कल बात करी थी। तो यार अब हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच लिया। बोलो भाई, एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच लिया है। 5 बार कॉइन उछाल रहे हो, मान लो भी n में तो हो ही जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं फेवरेबल केस की। फेवरेबल केस में या तो 1 बार हेड आए, या फिर तुमसे हमें सोल्यूशन चाहिए यार, हम नहीं बता रहे। 1 बार हेड आए, जब डीपली इन्वॉल्व हो गया अपने आप सोल्यूशन अंदर से आ जाता है। 1 बार हेड आए तो क्या फर्क क्या पड़ रहा है कि यार कौन से बार में हेड आ रहा है। क्यों भाई? फर्क पड़ रहा है ना। आखिरी में हेड आ रहा है, 5वें नंबर पे हेड आ रहा है, पहली बारी में हेड आ गया। क्यों भाई? फर्क पड़ा। कौन से बारी में हेड आ रहा है, कैसे फर्क पड़ रहा है ना। यार देखो, मैथमेटिक्स सीधे लिख के हम सीधे आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें सोचने का ही फायदा मिलेगा कि किस बात से फर्क पड़ रहा है। बताओ कि कौन से बारी में हेड आ रहा है, इससे फर्क पड़ रहा है ना। बिकॉज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। बोलो भाई,
हमें सिर्फ लाना है एक बार हेड आए, 5 में से एक बार हेड आए, तो यार 6 में से 6 चल रहा है ना, चलो ठीक है 6 चल रहा है, 6 में से एक बार हेड आए तो हमने क्या करा, 6 में से एक पोजीशन सेलेक्ट करी, 6C1, बोलो, और हेड आने का तो एक ही तरीका हुआ ना, सोचो, हेड तो एक ही तरह से आएगा ना, 6 में से एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली, 6, अच्छा 6C1 होता क्या है, 6C1 होता है 6, सोचो 6 ही तरीके तो बनेंगे, पहली बार हेड आ गया बाकी में टेल, दूसरी बार हेड आ गया बाकी सब में टेल, तीसरी बार हेड आ गया बाकी सब में टेल, चौथी बार हेड आ गया बाकी सब में टेल, पांचवी बार हेड आ गया बाकी सब में टेल, छठी बार हेड आ गया। ओके बोलो भाई, सही बोल रहे हैं ना? ये क्लोज हो चुका है, एक बार हेड ला चुके हैं, 3 बार हेड लाना है। अब बताओ, अब पता है तुम लोगों को आंसर, 3 बार हेड कैसे लाएं? 6C3, 6 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ले, उसमें हेड लाने का तो एक ही तरीका है ना, हेड तो एक ही तरह से आएगा, क्यों? बोलो, हो गया, ये फेल केस आ गया। सोचा ना, अब तुम्हारे अंदर ये चीज बिल्ड हुई है, क्योंकि सीधा आंसर लिखने से वो मतलब वो फिर लर्निंग है नहीं। अब इसको n के लिए कर लेते हैं, चाहे ये कुछ फॉर्मूले हैं या सीरीज हैं, एक बार फिर से रीराइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, सारे बायनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n, अगर बायनोमियल कोफिशिएंट की सबस्क्रिप्ट इवन है, लिखो जरा, या बायनोमियल कोफिशिएंट की सबस्क्रिप्ट ऑड है, इसका सम आता है 2 की पावर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यार अब ये क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। n बार कॉइन टॉस करा है, बताओ जरा सैंपल स्पेस, 2 की पावर n, क्यों भाई? फेवरेबल केस n बार में कितनी बार हेड आ सकता है? ऑड बार, बताओ जरा क्या क्या होगा। n बार में ऑड बार हेड आ रहा है, मतलब या तो एक बार हेड आ रहा है, या 3 बार आ रहा है, या 5 बार आ रहा है, या 7 बार आ रहा है। अब ये सोच रहे हो ना, ये तुम बता रहे हो, n पोजीशन में से एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली, उसमें हेड डाल दिया, बाकी में तो टेल डालने का एक तरीका। n में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, n में से 5 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, एंड सो ऑन, बोलो, एंड दैट इज 2 की पावर n-1। डिवाइड कर दोगे 1/2 इज द आंसर, इट्स आंसर इज 1/2। और 1/2 के बारे में सोचो, जिम्मेदारी लो। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधे केसेस ऐसे हैं जब ऑड बार हेड आएगा, क्यों भाई? यही तो है। और आधे केसेस ऐसे होंगे जिसमें इवन बार हेड आएगा। सोचो, कुछ लोग अभी भी नहीं सोच रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी लो। आधे ही केस तो हुए, मतलब n बार हमने कॉइन उछाला तो आधी बार ऑड बार हेड आया। और फिर से सोचो जरा, फिर से सोचो, रुको सोचो, तुमने 4 बार कॉइन टॉस करा, जाओ एक्सपेरिमेंट में, 4 बार कॉइन टॉस करा, ये हो सकता है हर बार टेल आ जाए, मतलब 0 हेड, या क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक बार हेड आ जाए, यही तो होगा यार, सोच रहे हो, या 2 बार हेड आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, वॉटेवर। तो आधे केस तो होंगे, या तो 0 बार हेड आएगा, 0 इज इवन इंटीजर, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 5 बार आएगा। तो आधे बार मतलब हेड जो आ रहा है, या तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, या इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। सोचो, बड़ी अच्छी चीज है ये। कोई भी टॉस करो, तुम 4 कॉइन उछाल दो, बताओ क्या आया? कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल दो मुंह से। 4 कॉइन उछाल दिए, बोलो क्या? बोलो टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, मतलब 2 बार हेड आया। मतलब तुम कुछ भी बताओगे, कुछ भी बोलोगे मुंह से, तो हेड जो आएगा या तो इवन बार आएगा या ऑड बार आएगा।
बोलो, इसके अलावा तुम कुछ बता ही नहीं सकते। तो 50-50% चांस हो गए। सोचा, हाँ भाई, जिम्मेदारी ली इस बात की, बताओ आगे बढ़े। यस सर। ये याद है परमिटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग ने पत्ते बांटे थे, 52 प्लेयर्स को 13 कार्ड दिए थे। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, काफी लोग तो यहां पे इसमें फंस जाते हैं और हमें याद करते हैं, बताओ यार साल भर पढ़ाया, ये गेम ही नहीं सिखाया, तो यार ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सब गेम सिखाना। ब्रिज गेम क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं, तुरंत काट दो दिमाग से उसको, स्क्रीन पे तो नहीं काट पाओगे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर उस पर हमने दिमाग लगाया तो फिर उसके बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, भूल जाओ उसको, क्लियर है। पहली बात, प्लेइंग कार्ड्स 4 प्लेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड 1 कार्ड ईच बाई टर्न सो दैट ईच प्लेयर गेट 13 कार्ड। किसी को याद आ रहा है? 13 कार्ड 14 प्लेयर में बांटने हैं, कितने पत्ते होते हैं? 52 कार्ड्स। 13 पत्तों के 4 ग्रुप बना ले, डिवीजन, और चारों ग्रुप आइडेंटिकल हैं, याद आया? और 4 ग्रुप को 4 प्लेयर में बांट दे, दैट इज अवर सैंपल स्पेस। हर तरह से बांट दिए कार्ड, और यहां पे हमने सबका ध्यान रखा है, चारों प्लेयर को कार्ड दिए हैं, सोच रहे हो ना, सबको पत्ते बांटे। ठीक है, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेसिफाइड प्लेयर, पकड़ लिया सेंटेंस, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात कर रहा है, विल गेट अ ब्लैक एस एंड अ किंग। ब्लैक एस मतलब इक्का। ब्लैक एस किसका होता है? हुकुम का इक्का और चिड़ी का इक्का। क्यों भाई? हुकुम मतलब स्पेड और चिड़ी मतलब क्लब। ये तो करा होगा यार, ये तो पढ़ाई नहीं करी तो ये सब तो करा होगा। नहीं करा ये भी? बिल्कुल करना चाहिए। और अ किंग, कितने किंग होते हैं? 4 किंग, एक स्पेड का किंग, एक हार्ड का किंग, और एक क्लब का किंग, और एक डायमंड का किंग। ओके, पिक्चर बन रही है दिमाग में, सोचो, याद करो पुरानी चीजें, खेल रहे हो बैठ के तुम लोग, सोच रहे हो, यही करना ही यार इसमें। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास एक ब्लैक एस आ जाए, एक काला इक्का आ जाए, और एक किंग आ जाए, तो तुम जीत जाओगे। सोच लिया? अब इस बारे में सोचना है हमें, अब जिम्मेदारी लेनी, कितने ब्लैक एस होते हैं? स्पेड का एस, क्यों भाई? और क्लब का एस, 2 ब्लैक एस होते हैं, बताओ भाई। और किंग कितने होते हैं? प्लेयर स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक प्लेयर है, तो पहले तो यार इसका काम खत्म करें। इसको क्या दे दो? इसको क्या दे दो? एक इक्का दे दो काला। कितने इक्के हैं? 2। तो 2 में से एक इक्का एस सेलेक्ट करा, उसको दे दिया। स्पेसिफाइड प्लेयर है तो एक ही तरीका। किंग कितने? 4। 4 में से एक किंग सेलेक्ट करो, उसको दे दिए। टोटल कितने कार्ड दे चुके हो तुम उसको? 2 कार्ड दे चुके हो। हर प्लेयर के पास कितने कार्ड होने चाहिए? 13। बहुत आराम से 52 कार्ड थे, जिसमें से 2 ब्लैक एस घटा दो। अब इसके पास इक्का नहीं आएगा, एक ही ब्लैक एस आना चाहिए। और 4 किंग घटा दो। क्यों भाई? कितने बचे? 46। क्या एग्री हो? हाँ भाई बोलो, क्या इस बात पे एग्री हो ना? क्योंकि यार उस पर्टिकुलर प्लेयर के पास एक ब्लैक एस होगा तो एक ही होगा, ये नहीं कि तुम एक दे दिया उसके बाद और दे दो। एक ब्लैक एस का मतलब एक ब्लैक एस, और एक ही किंग होना चाहिए। कितने पत्ते मिल चुके हैं उसको? 2। कितने और रिक्वायरमेंट है? 11 की। 46 में से 11 कार्ड सेलेक्ट करके उसको दे दे। अब कितने प्लेयर बचे? 3। कितने कार्ड बचे? 39 कार्ड बचे। 13 दे चुके हो ना इसको, 52 में से 13 घटाओ, 39 कार्ड बचे।
39 कार्ड को बाकी 3 प्लेयर में बांटना है, तो फिर से वही डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन। 39 कार्ड हैं, 13-13 के 3 ग्रुप बना ले। डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, 13-13 के 3 ग्रुप बनाए, तीनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, इनटू क्या कर दें, 3 प्लेयर में बांट दें। बोलो, इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये वाला मेथड कौन सा है जिसमें हमने सबका ध्यान रखा है। अब क्या करें बताओ, क्या थॉट आया? अब हम ऐसा करें कि स्पेसिफाइड प्लेयर पे ही फोकस करें पूरा। क्यों भाई? सिर्फ हम क्योंकि यहां पे यार देख रहे हो कैलकुलेशन भी बहुत बड़े हो जाएंगे। अब ऑल्टरनेट क्या है? हाँ भाई सोचो, बोलो, सोचो। हम क्या कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं उस स्पेसिफाइड प्लेयर पे। उस स्पेसिफाइड प्लेयर को फेवरेट केस में क्या चाहिए, एक ब्लैक एस और एक किंग। सैंपल स्पेस में कैसे सोचे हम लोग कि यार उस स्पेसिफाइड प्लेयर को कुछ भी मिल सकता है, कोई भी 13 कार्ड दे दे। बोलो भाई, उस स्पेसिफाइड प्लेयर को कोई भी 13 कार्ड दे दे तो 52 में से 13 निकाले, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए, और स्पेसिफिक पर्सन को दे दिए, ऑल पॉसिबल वेज आ जाएंगे। बोलो, अब क्या करना है, फेवरेट केस में क्या करना है, स्पेसिफिक आदमी को हमें एक ब्लैक एस देना है। कितने ब्लैक एस हैं? कितने किंग हैं? कितने कार्ड बचे? अभी कैलकुलेशन कर ही चुके हम लोग, 46 कार्ड बचे थे। 2 ब्लैक एस घटा दिए, 4 किंग घटा दिए, और उसमें से 11 दे दिए। हाँ भाई चेक करो, और इसमें कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान पड़ेगा। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब बोलो भाई। तो ठीक है, एक बार यही क्वेश्चन फिर से एक बार लगाओगे, ठीक है, तो फिर से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी तुम्हारी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में।